हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। हमने पहले एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी है, रिलेटिव इन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड देखा था हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मीनिंग क्या होगा? तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? कोई मेरे पास एक सब्सटेंस है, जो H2O, ओके, तो वो H2O सॉलिड स्टेट में है, तो मैं बोलूंगा आइस है, okay? और उसका लिक्विड स्टेट होता है H2O का वाटर है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन सॉलिड फेज become equal to the vapor phase of the substance in liquid state is known as the freezing point. मतलब the temperature at which freezing point temperature, the temperature at which the vapor pressure of solid state and the vapor pressure in liquid state become equal. तो freezing point एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर सेम होता है। तो द फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। समझ में आ गया? तो फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है इन विच द सॉलिड स्टेट and the liquid state of the substance have the same vapor pressure। मतलब ये दोनों H2O सॉलिड मतलब आइस और वाटर का वेपर प्रेशर सेम होगा। दूसरी चीज देखो, इक्विलिब्रियम। और ये सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में एट फ्रीजिंग पॉइंट देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन H2O सॉलिड एंड H2O लिक्विड। याद रखो, एट फ्रीजिंग पॉइंट there is an equilibrium between the solid state and liquid state। तो फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में इक्विलिब्रियम होता है। मतलब जो मैं बोलूँ कि H2O का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड there is an equilibrium between H2O solid and H2O liquid। मतलब सॉलिड आइस के जितने पार्टिकल वाटर में कन्वर्ट होंगे उतने ही वाटर के पार्टिकल वापस आइस में कन्वर्ट हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई? चलो देखते हैं। मेरे पास सॉल्वेंट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट। यदि ये वोलेटाइल सॉल्वेंट में यदि मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में भी पढ़ चुके हैं, हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी पढ़ चुके हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करेंगे, सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट होता है तो सरफेस पे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूशन बना देंगे सरफेस पे, सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट भी होगा, और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, उसकी वेपर नहीं बनेगी, तो वेपर किसकी बनेगी? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की, और वो कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो देखो, हम वेपर प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो वेपर प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो लिक्विड सॉल्वेंट के लिए इस तरह का ग्राफ है। लिक्विड सॉल्वेंट के लिए इस तरह का ग्राफ है। देखो, जैसे हम टेम्परेचर डाउन करते जाएंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। और ए सॉलिड सॉल्वेंट का एक ग्राफ है वेपर प्रेशर। समझ में आ गया? आप फिजिक्स में ट्रिपल पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस, एक ऐसा पॉइंट जिसमें वेपर प्रेशर सेम होगा। तो देखो, यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट के लिए एक ग्राफ है और ये होता है सॉलिड सॉल्वेंट के लिए ग्राफ है। अब ये सॉल्वेंट के लिए, ये सॉल्वेंट के दो फेज में है, लिक्विड फेज और सॉलिड फेज। अब इसमें मैं सॉल्यूट ऐड करूंगा, अब इसमें सॉल्यूट ऐड करूंगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो याद रखना, जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट में
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो इसका वेपर प्रेशर का सॉल्वेंट के लिए ग्राफ कैसे आता है, ये है ग्राफ फॉर सॉल्वेंट फॉर सॉल्यूशन, फॉर लिक्विड सॉल्यूशन के लिए एक ग्राफ होता है, वो तो हमने पढ़ चुका है। तो याद रखना, ऑन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। देखो किस तरह, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। तो मुझको बताओ, ये सॉल्वेंट जब पहले सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट था, तब लिक्विड स्टेट और सॉल्वेंट स्टेट के बीच में ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे वेपर प्रेशर सेम है? तो देखो यहां पे जब इंटरसेप्ट हो रहा है, वहां पे इस पॉइंट पे देखो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन लिक्विड स्टेट और इन सॉलिड स्टेट दोनों में उस ए पॉइंट पे वेपर प्रेशर कम है। तो उस टाइम पे टेम्परेचर क्या है? तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा उसको हम बोलेंगे TF0। TF0 मतलब क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। TF0 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। चलो इतनी बात समझ में आ गई। सॉल्वेंट की लिक्विड स्टेट और सॉल्वेंट की सॉलिड स्टेट के में एक ऐसा पॉइंट होगा जब इंटरसेप्ट होता है, वहां पे वेपर प्रेशर एट दैट पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ द बोथ लिक्विड स्टेट एज वेल एज सॉलिड स्टेट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सेम होगा। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट बिकम इक्वल इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अभी प्योर सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट ऐड करेंगे और सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन में ऐसा कैसा कौन सा पॉइंट है जहां पे उसका वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम होगा? तो ये लिक्विड फेस है और ये सॉलिड फेस। एट पॉइंट दिस पॉइंट देखो, दोनों का वेपर प्रेशर क्या है? सेम। इस पॉइंट पे ये टेम्परेचर को मैं बोलूंगा TF, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब ग्राफ में इतनी बात समझ में आ गई। TF क्या है? जब ये लिक्विड, ये सॉल्यूशन है, ये लिक्विड सॉल्यूशन और ये सॉलिड जब इंटरसेप्ट होता है इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर कम है, उस टाइम पे जो टेम्परेचर है दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब कम होता है, यहां डिक्रीज होता है, वो देख लो। यहां पे 0 है, तो पहले TF0 की वैल्यू क्या थी? ज्यादा थी। TF की क्या हो गई? कम। मतलब वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट प्योर सॉल्वेंट। तो याद रखना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन is always lower, than pure solvent. The freezing point of the solution is always lower than pure solvent. The freezing point of the solution is always lower than pure solvent. तो TF0 के कंपैरिजन में TF की वैल्यू ऑलवेज कम होगी, आपको दिखाई भी दे रही है। और जो डिफरेंस है ना, इट इज नोन एज डेल्टा TF। तो TF0 और TF के बीच का जो डिफरेंस है, तो द डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। तो याद रखना, ऑलवेज हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो TF0 माइनस TF। जब हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखा था, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB की फॉर्मूला थी TB माइनस TB0, और यहां पे है TF0 माइनस TF। दोनों की फॉर्मूला में याद रखना उल्टा सुल्टा होता है, तो आपको ऐसा रखना है हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। इस दोनों में किसकी हायर वैल्यू है? ये TF0, तो हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के जो फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंस है, इट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। डिप्रेशन वर्ड क्यों यूज करते हैं? कि सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन में फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज होता है ऐसा रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिप्रेशन।
और वहां पे बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता था, इंक्रीज होता था, इसके लिए हम वर्ड यूज करते थे एलिवेशन। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको कुछ डाउट नहीं होगा। अभी जो पढ़ा है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन। फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर सेम होगा। और दूसरी किया जा सकता है एट फ्रीजिंग पॉइंट देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। थर्ड पॉइंट कि जब भी हम वोलेटाइल सॉल्यूट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो याद रखना, जैसे जैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाता है फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ग्राफ में बात समझ में आ गई। तो दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज डिनोटेड, हम क्या बोलेंगे, टी एफ जीरो माइनस टी एफ, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। यहाँ पे गड़बड़ मत करना स्टूडेंट, यहाँ पे गड़बड़ कर लेते, याद रख। जिस तरह हमने देखा था बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। उसी तरह फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमको प्रोपोर्शनल के बदले में इक्वल लाना है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड करना है। वहां पे हमने बॉइलिंग पॉइंट था तो बी से स्टार्ट होता तो के बी लिखा था, फ्रीजिंग पॉइंट हमने लिखेंगे के एफ। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, वेयर के एफ इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। देखो के एफ इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ओ याद रख, हमने के बी और के एफ लिखते हैं ना, के बी और के एफ दोनों डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। के बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में के बी था ना वो, और एक के एफ, बोथ आर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अब देखो के एफ क्या है, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, उसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। कितने कितने नाम याद रखना, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट याद रखना। केबी को क्या बोलते थे, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको बोलते थे क्रायोस्कोपिक, CRY, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलल फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट। देखो इसको मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, वो सब एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये मेरे पास फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। फॉर वन मोलल सॉल्यूशन, फॉर वन मोलल सॉल्यूशन एम इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो एम की वैल्यू रख दो 1, तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के, मतलब समझो फॉर वन मोलल सॉल्यूशन के बी की वैल्यू कितनी होगी, फॉर वन मोलल सॉल्यूशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, के एफ जितना। देयरफॉर के एफ इज नोन एज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। वन मोलल सॉल्यूशन में जो डिप्रेशन होता है ना फ्रीजिंग पॉइंट में, वो therefore it is known as मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और बोल सकते हैं मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तो एक मोलल सॉल्यूशन होगा तो इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन होगा ना वही होगा के एफ। यदि एक मोलल सॉल्यूशन होगा तो एक मोलल सॉल्यूशन में जो भी फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो के एफ जितना होता है। के एफ की वैल्यू और उसकी वैल्यू सेम होती है, डेल्टा टी एफ फॉर वन मोलल सॉल्यूशन। अब देखो के एफ का यूनिट क्या होगा, तो जिस तरह हमने बॉइलिंग पॉइंट में किया था ना सेम मेथड देख लो। के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। देखो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। मोलालिटी, मोलालिटी की फॉर्मूला हमको मालूम ही है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी लिखते तो ऊपर 1000 नहीं लिखना पड़ता। अब यहाँ से के एफ का फॉर्मूला बनाते हैं, तो के एफ का फॉर्मूला बनाएगा तो क्या होगा, डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। अब देखो डेल्टा टी एफ की वैल्यू यदि मैं केल्विन में रख दूं, हमको मालूम है ना डेल्टा टी एफ की वैल्यू हम केल्विन में भी रख सकते हैं या डिग्री सेंटीग्रेड में लिखो, कुछ चेंज नहीं होता है। जब डिफरेंस होता है तो आप केल्विन में भी लिख सकते हो या सेंटीग्रेड में भी लिखो। एक मोल, सॉरी मोल नहीं, एक ग्राम और एक ग्राम कैंसल, तो नीचे क्या रहेगा मोल और एक केजी, तो केल्विन किलोग्राम पर मोल, या डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम पर मोल। तो दो तरह के यूनिट हो सकते हैं के एफ के, केल्विन किलोग्राम पर मोल
या डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम पर मोल, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। केएफ का आप ए यूनिट लिखो या यूनिट लिखो, वैल्यू सेम रहेगी। जब आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो मोलर मास कैलकुलेट करना है तो देखो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो फॉर्मूला है, जब भी फ्रीजिंग पॉइंट हो जाए तो एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, एम क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम पर मोल इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम लिखेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1000। मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा हर बार न्यूमेरिकल्स में। यदि मुझको मोलर मास कैलकुलेट करना है तो मोलर मास का फॉर्मूला बना दो, तो मास मोलर मास का फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे होगा, मोलर मास इज इक्वल टू केएफ इनटू मास ऑफ सॉल्यूट W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन डेल्टा टीएफ मास ऑफ सॉल्वेंट W1। ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां तक लिखना है। अब देखो मैं फॉर्मूला ए अप्लाई करूंगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम इंटू आई। जिस सर हमने बॉइलिंग पॉइंट में देखा था वही सेम तरीके से पढ़ा रहा हूं। आई क्या है तो याद रखना, फॉर ग्लूकोज C6H12O6 या फ्रुक्टोज या सुक्रोज सुगर C12H22O11 या इथिलीन ग्लाइकोल या यूरिया या अननोन सॉल्यूट, कोई अननोन सॉल्यूट हो, इसके लिए हम आई की वैल्यू 1 लेंगे। तो फॉर ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुगर सुक्रोज इथिलीन ग्लाइकोल यूरिया के लिए अननोन या कोई अननोन सॉल्यूट हो, इसके लिए हम आई की वैल्यू 1 लेंगे। तो आई की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इनिशियली हम ये फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में यही फॉर्मूला लिखिए, लेकिन बाद में लास्ट पॉइंट आएगा वन टॉप फैक्टर आई, बाद में बोलेंगे इसमें ऐड करो। तो हम एग्जाम में जाएंगे तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यदि यही सब इनिशियली न्यूमेरिकल्स इसके बेस पे होंगे तो आई इज इक्वल टू 1। यदि इसके अलावा होगा क्या होगा वो आपको आगे पढ़ाऊंगा उस टाइम पे। अभी तो इतने के ही न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ओके, एक और दो रिलेशन एसक्यू एमसीक्यू के लिए देख देते हैं। तो रिलेशन बिटवीन द एंथैल्पी चेंज एंड कांस्टेंट केबी एंड केएफ का क्या है। जब फ्रीजिंग पॉइंट की बात होती है तो सॉलिड लिक्विड के बीच में सॉलिड का फ्यूजन होगा और लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो वहां पे एंथैल्पी होगी वो डेल्टा एच फ्यूजन होगी। तो फॉर्मूला याद रखो, आर m1TF0² अपॉन 1000 डेल्टा एच फ्यूजन। यहाँ पे मैंने TF0 लिखा है, आपके टेक्स्ट बुक में 0 नहीं लिखा है, लेकिन मैंने 0 इसलिए लिख लिया, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है। और प्योर सॉल्वेंट के लिए हम जब लिखते हैं तो TF0 ऊपर नॉट लिखते हैं, 0 लिखते हैं। और केबी की फॉर्मूला वही सेम है, लेकिन जब फ्रीजिंग पॉइंट के बाद तो फ्यूजन होता है, अब बॉइलिंग पॉइंट होता है तो वेपर में कन्वर्ट होगा, तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन है बस। तो देखो आर आर m1 फ्रीजिंग पॉइंट में TF होगा, बॉइलिंग पॉइंट में TB0 होगा, 1000 यहाँ पे डेल्टा एच फ्यूजन है, यहाँ पे होगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन। दोनों फॉर्मूला में आर कौन है, गैस कांस्टेंट, m1 क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, TF0 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, TB0 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, डेल्टा एच फ्यूजन क्या है, एंथैल्पी फॉर द फ्यूजन, डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या है, एंथैल्पी फॉर द वेपोराइजेशन। ये फॉर्मूला एसक्यू के लिए याद करना है। हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ ये फॉर्मूला दे दी है, कैसे आई है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लेना है बस। फॉर्मूला याद कर लो, उसके टर्म्स याद कर लो, बस आगे कुछ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह क्या से करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, उसकी फॉर्मूला है C2H6O2। 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्स विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्स विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड सेकंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। KF फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। मेरे पास फॉर्मूला है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। देखो 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्स विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब एज ए सॉल्यूट कौन है, इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 मिक्स विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर।
तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्यूट कितना है, 45 ग्राम, तो इथिलीन ग्लाइकोल का मास दिया है 45 ग्राम, वाटर का दिया है 600 ग्राम। मोलर मास, तो देखो C2H6O2 का मोलर मास निकालो, कार्बन का होता है 12 एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय 2 24, हाइड्रोजन का होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। समेशन कर लेंगे तो निकल जाएगा 62 ग्राम पर मोल। जब भी आपको फ्रीजिंग पॉइंट आ जाए तो एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M इंटू I। जब भी आपको फ्रीजिंग पॉइंट वर्ड आ जाए न्यूमेरिकल्स में तो एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M इंटू I। ये इथिलीन ग्लाइकोल है, फॉर इथिलीन ग्लाइकोल I इज इक्वल टू 1, याद रखना है, फॉर इथिलीन ग्लाइकोल I इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास फॉर्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, M क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000। अब वैल्यू रख दो, डेल्टा TF KF फॉर वाटर इज गिवन 1.86, मास ऑफ सॉल्यूट 45 ग्राम 1000, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास कितना होगा 62 मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है 600 ग्राम। थोड़ा समेशन करो, कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन करने से आपका आंसर क्या होता है 2.2 केल्विन। तो डेल्टा TF 2.2 केल्विन है। डेल्टा हमारे पास फॉर्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। डेल्टा TF 2.2, T0F क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो हमको मालूम होना चाहिए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में बता जाए तो 273.15 केल्विन। आपको जो भी चाहिए वो ले सकते हो, सेल्सियस में लेना, एक सेल्सियस में रखेंगे तो आंसर सेल्सियस में आएगा, केल्विन में रखेंगे तो केल्विन में आएगा। नॉर्मली हम केल्विन यूज करेंगे। तो डेल्टा TF 2.2 केल्विन है। TF 0 मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट 273.15 माइनस TF। तो TF का फॉर्मूला बना दो 273.15 माइनस 2.2, तो आंसर हो जाएगा 270.95 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। तो देखो सॉल्यूट कौन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, कितना है 1 ग्राम, डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन सॉल्वेंट है, कितना है 50 ग्राम, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 40 केल्विन, बाय 0.40 केल्विन। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF गिवन है आपको 0.40 केल्विन, एंड द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब KF की वैल्यू आपको गिवन है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। मोलर मास कैलकुलेट कीजिए। जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए, फ्रीजिंग पॉइंट आ जाए, तो एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M इंटू I। अब देखो सॉल्यूट कौन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिखा है, पता है कौन है, नहीं, अननोन है। तो फॉर अननोन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट I इज इक्वल टू क्या होगा 1। हमारा फॉर्मूला हो गया डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। डेल्टा TF KF, M क्या है, मोलालिटी, मोलालिटी का क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में लिखो तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000। डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको गिवन है 0.40 केल्विन, KF की वैल्यू गिवन है 5.12, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 50 ग्राम। तो कैलकुलेशन कर लो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला बना दो, कैलकुलेशन करने से आपको आंसर आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल। तो देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेम मेथड से हो रहा है। तो सेम मेथड है, तो ये दोनों एक साथ पढ़ लो आप। फ्रीजिंग पॉइंट के बाद एक बार बॉइलिंग पॉइंट का वीडियो फिर से एक बार देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे।